नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीबीए एवं बीबीए एविएशन की पुस्तक मौत की सज़ा, जिसके लेखक हैं कनाडा के लेखक डॉक्टर बरगरू रामचंद्रप्पा और हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया है संजीव रायप्पा एनसी हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि मौत की सज़ा में क्या लेखक कह रहे हैं। तो पाठ स्टार्ट होता है। ये पहला पाठ है। यहाँ मैं आप सबको हमारे ही शहर के हुसैन की कथा बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं, यह केवल हुसैन की कथा, ये हमारे शहर की कथा ही नहीं, उससे भी अधिक कुछ है। हुसैन के द्वारा दिखाई देने वाला चित्र शहर देश इससे परे भी हो सकता है। अर्थात अभी जो कहानी बताने जा रहे हैं वह भूगोल से संबंधित नहीं या होना भी नहीं चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता। यहाँ स्थिति कैसी भी हो, परंतु कथा की दिशा ही अलग हो गई। केवल भौगोलिक ही नहीं, ऐतिहासिक कथाएं भी हो सकती हैं। हमारे द्वारा बताए जाने वाले कथाएं हमारे स्थानीय भौगोलिक विषय की चर्चा करते रहने पर भी समय नहीं समाप्त होना चाहिए। यह हमारी चाहत इच्छा नहीं है। भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान विविध रूप से वर्णन करने का प्रयत्न अनेक रूपों में अनेक प्रकार के कवि, कहानीकार, उपन्यासकारों ने अनुभव किया है, वह प्रकट किया है। मेरी कहानी अब बहुत सीधी सादी चलेगी। हमारे शहर में भूगोल से इतिहास बना, यह भूगोल से बढ़कर ऐतिहासिक कथा से है। आरंभ में ही मैं कैसे बताऊं कि सफलता मिलेगी या नहीं, यही हमारी इच्छा है। इच्छा अगर अभिव्यक्ति की कला में दृढ़ रहे तो खुशी है। पूर्ण रूप से हमारा मार्ग सुगम हो जाएगा। अब मुझे पता है कि मेरी कथा शुरू होने से पहले अपने आप को स्पष्ट करना चाहिए। इतना सब कहने का आशय हुसैन के बारे में कहना है। तो हुसैन हमारे शहर के हयात साहब का बेटा है। हयात साहब हमारे शहर के दर्जी हैं, एक ही दर्जी हैं। यह उनका पेशा था, उनकी जीविका थी। उनका एक बेटी व एक बेटा है, जिनका नाम फातिमा व हुसैन है। पत्नी गुजरे कई वर्ष बीत गए। दोनों काम चलाऊ पढ़े लिखे थे। बेटा जेल में काम करता था, वह भी मृत्युदंड या फांसी देने का काम। पुत्री फातिमा घर में रहकर खाना बनाकर पिता के काम में साथ देती थी। यहाँ पर सभी सरल व मुग्ध जीवी हैं, एक से बढ़कर एक मुग्ध प्रवृत्ति के हैं। यही उनकी जीवन शैली हो गई है। हयात साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जितने मुग्ध स्वभाव के हैं, उतने ही स्वतंत्र प्रेमी। गांधी, नेहरू जैसे नेताओं के साथ देश में घटित घटनाओं की जानकारी उनको अत्यधिक है। सब कुछ पूरी जानकारी भी उनको अत्यधिक है। सब कुछ पूरी जानकारी पर भी अब अनजान से रहते हैं। इससे उनके मन में मानवता का सागर ही भर गया है। कथनी और करनी में कोई भेद ही किया है, परंतु कथानुसार जैसे हो वैसे ही रहो के अनुसार अपना स्वभाव बना लिया। इनका पूरा प्रभाव उनके बेटे हुसैन पर पड़ा। उनकी अव्यक्त भावनाओं का प्रज्वल हुसैन द्वारा हो रहा है, यह कहना अनुचित ना होगा। मैं हयात साहब के पास लगातार जाता रहता हूँ, यहाँ वहाँ की बातें करता हूँ। वहाँ जाने पर पीने के लिए चाय कॉफ़ी पिलाते हैं। ऐसे में एक बार मैंने पूछा, आपका बेटा कमाता है, फिर भी आप इस उम्र में कपड़े सीते हैं? हयात साहब ने कहा, यह कैसा प्रश्न किया? अगर आप मुँह सिलकर बात न करने को कहें तो मैं स्वीकार कर लूँ, परंतु आप सिलाई न करने को कहें तो मैं मुँह सिलकर कपड़ों की सिलाई करूँगा। मैंने कहा, आप क्यों मुँह सिलेंगे? आप तो इस शहर के बुजुर्ग हैं, आपको बोलना ही चाहिए। बात करना चाहिए, परंतु बातें मन के अंदर रहनी चाहिए, जीभ पर भी तो आनी चाहिए। मैं मन से बातें कर कपड़ा सीता हूँ। मेरी बातें कपड़ों की सिलाई के साथ ही सिल जाती हैं। आप तो संतों जैसी बातें करते हैं, केवल वाणी में ही नहीं, जिंदगी भी वैसी ही जी रहे हैं। इसी कारण हम सबको आप पर गर्व है। हमारे मुखिया, पटेल, गौड़ मुखिया सभी आपकी कद्र करते हैं। मैंने कहा, अरे इसमें क्या, जैसा देश वैसा भेष, पर यहाँ रहन सहन को अपनाना, इसमें कौन सा बड़प्पन है? हयात साहब ने कहा, बड़प्पन का प्रमाण आपके बोलचाल व व्यवहार से दर्शित होता है। जानकार भी अनजान बनना ही
इनके गुणों की विशेषता है। कोई दिखावा या अहंकार नहीं, सबके अनुसार जीना ही, सबके लिए जीना ही इनकी विशेषता है। ऐसे जीना बहुत ही दुर्लभ है। मैंने कहा, पुनः एक बार मैंने कहा, नहीं जनाब, हुसैन की शादी उम्र हो रही है, क्यों शादी नहीं कर देते? आपका कहना तो ठीक है, परंतु उसकी बहन की शादी हुए बिना वह शादी नहीं करना चाहता, यह उसकी शर्त है। साहब ने कहा, तो आप फातिमा की शादी कर दें। वह इतना आसान काम नहीं है। आपको मालूम ही होगा कि किसी भी जाति में लड़की की शादी करना कितना मुश्किल है। इस पर लड़की गरीब घर में पैदा हुई हो तो पूछना ही क्या, वो तो अपने सीने के में दुख को लेकर ही पैदा होती है। मैं तो चुप हो गया। अपने बातों की जाल में फांस लेते हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसी बात कही जो विचारनी है। आप ही किसी जाने माने लड़के की बात करें तो फातिमा को सही लगे। आप अपने से जितना होगा शादी के लिए खर्चा करेंगे। तब फातिमा तुरंत बाहर आकर कहने लगी, देखिए भाई साहब, ये जल्दी से हमारी शादी कर बाहर भेज देना चाहते हैं। मुझे तो इनकी सेवा करनी है, आप ही इन्हें समझाइए। मैं क्या कहूँ, हयात साहब ने कहा। आपने सुना यह क्या कह रही है? ऐसा हो सकता है? लड़की तो शादी कर पति के घर जाना ही होता है। आप इसे ही समझाइए। मैं किसे क्या कहूँ? आपके कहने में भी तथ्य है, परंतु इसे कैसे कह दूँ? दोनों की तरफदारी करनी है, किसी को भी हमारी बातों से चोट नहीं पहुंचाना है। अगर बात करने से कुछ हेर फेर हुआ तो मुझे नासमझ समझेंगे। अंत में मैंने बहुत सोच समझ कर कहा, हयात साहब एक पिता की हैसियत से बातें कर रहे हैं। फातिमा, तुम बेटी की हैसियत से बातें कर रही हो, परंतु बेटी तो पराया धन होती है। वह तो सदा किसी के घर की बहू ही तो बनती ही है। इतने पर भी उन्होंने इसी लड़के से शादी करने के लिए जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। हयात साहब को इतना ही काफ़ी था। उन्होंने कहा, आपने ठीक ही कहा, मैं फातिमा के मनपसंद वर से शादी करूंगा। उसे हमेशा मैं खुश देखना चाहता हूँ। फातिमा असहज मुस्कान के साथ हंसते हुए कही, आप पुरुष सभी एक ही जात के हैं। कहती हुई अंदर चली गई। तब मैंने कहा, अब क्या साहब, वह तो मान गई, अब वैसे ही शादी के लिए समझाकर हुसैन को भी मना लीजिए। कहते हुए और भी एक जिम्मेदारी को सौंप दिया। मैंने औपचारिक रूप से ठीक है कहकर चुप हो गया। साथ ही अगले क्षण उन्हें मनाने के लिए हमारी टीचर अम्मा ही ठीक सही व्यक्ति है, कहा हयात साहब ने। गहरी सांस ली। टीचर अम्मा का कहना सच होता है, परंतु क्या हुसैन उनकी बातों को भी नहीं मानता? ऐसे पूछने का एक कारण भी था। टीचर अम्मा के प्रति हुसैन को अत्यंत गौरव के साथ आत्मीयता भी था। हुसैन टीचर अम्मा से क्या कहा होगा, इससे पहले इसे जानना चाहिए। अरे क्या कहें, टीचर अम्मा ने जब हुसैन को शादी के लिए जबरन किया तो उसने तुरंत टीचर अम्मा से पूछा कि आपने क्यों शादी नहीं की? पहले आप शादी करें, ऐसा तुरंत हुसैन ने जवाब दिया। इस बात का हयात ने विवरण सहित दिया। हाँ, यह तो 100% सच है कि टीचर अम्मा की आयु ढलती जा रही है, परंतु मेरा यह आदेश भी है और ना तो जबरदस्ती। साधारणतः उनकी शादी की आयु सीमा समाप्त हो चुकी है, परंतु देखने में वह सहज नव यौवनता से भरी लगती हैं। वास्तविकता का दर्शन कराया। सौंदर्यवती है, नाम है वंजा। गांव वाले उसे टीचर अम्मा कहकर पुकारते हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के रूप में आई है। अपने कर्तव्य निष्ठा से नाम कमाया है। अपने सद्व्यवहार से वह सबकी चहेती प्रिय पात्र बनी है। उनके प्रति छोटे बड़े सभी आदरणीय भाव हैं। हमें भी बहुत उत्सुकता थी कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, परंतु अधिक दिमाग लगाना उचित नहीं लगा। नहीं तो लोग समझेंगे कि इनको टीचर अम्मा के बारे में जानने का क्या कारण है। यहाँ के लोग बातों ही बातों में हवाई महल खड़ा करना उचित ही नहीं। सब केवल यही कहते हैं। संदेह करना एक बहुत बड़ी बीमारी है। बचपन से ही मैं इन बातों में फंसना नहीं चाहता था, इसी से चुप था। परंतु एक दिन अपने मन को संतुलित नहीं कर पाया और टीचर अम्मा की माँ से पूछ ही बैठा, आपके घर में आप दो ही रहते हैं क्या? कावेर अम्मा टीचर अम्मा की माँ मानो इसी ताक में थी कि कोई उनसे ऐसा प्रश्न करे। कहा, बैठो बेटा, सब विस्तार से सुनाती हूँ। मैंने मन में सोचा कि इनकी कहानी तो मानो एक अध्याय पुस्तक के रूप में लगती है। अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। ऐसा लग रहा था कि कहीं टीवी दर्शाने वाले धारावाहिक हों। तो मैंने संक्षेप में कहना शुरू किया। कावेर अम्मा
के पति के मरते कावेर अम्मा के पति के मरते वक्त ही टीचर अम्मा यौवन की ड्योढ़ी पर थी। उसकी 2 बहनें थीं। टीचर अम्मा बहुत ही मुसीबतों को झेलकर पदवी प्राप्त की, फिर बीएड किया, फिर कहीं नौकरी पाकर नौकरी की। तब सभी की तरह मैंने भी वंजा से शादी करने को मजबूर किया। वंजा, तुम ही घर की बड़ी बेटी हो, तुम्हारी शादी हुए बिना दूसरों को करना उचित नहीं। लोगों की बातें सुनते सुनते मैं थक गई हूँ। वंजा ने कहा, दूसरों की बातें सुनकर हमें नहीं जीना है। ऐसा कहने वालों से हमारा पेट नहीं भरता। मैं कड़ी मेहनत कर अपनी बहनों को पढ़ाऊंगी, उनकी शादी करने, तत्पश्चात मेरी शादी, ऐसा स्पष्ट रूप से कह डाली। इतने पर भी बहनों ने दबाव डाला, परंतु वह सब अपनी बातों पर अड़ी रही। अपनी इच्छा अनुसार ही बहनों की पढ़ाई भी कराई, वह अच्छी जगह शादी भी कराई। वे अपने पति के घर गईं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद माँ ने टीचर अम्मा पर शादी करने के लिए दबाव डाला, परंतु उसने कहा कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो तुम्हें हमारे साथ रखे। परंतु यह प्रश्न उठता था कि ऐसा वर मिला या नहीं। वे शादी ही नहीं करना चाहती। सबकी एक सीमा होती है, परंतु उसके मन को एक चिंता सताए जा रही थी। यह तो सच है, पहले बहनों के लिए, अब हमारे लिए अपने सुख का त्याग कर रही है। अब तुम ही उसके लिए एक अच्छे वर की खोज करो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। अब मेरा यह हाल हुआ कि मैं तो कथा लिखने चला, पर काम वर ढूंढने का। परंतु बाद में मैंने सोचा कि टीचर अम्मा का त्याग भी एक कथा ही है। यह कोई विमर्श नहीं, विवेचना योग्य नहीं। यहाँ टीचर अम्मा का चरित्र स्तुतनीय है। इससे परे हमें स्वार्थी दुनिया ही दिखती थी। हमारे समाज में पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक परंपरा में टीचर अम्मा के विचार विनिमय अपराध से परे दिखता है। हमें हमारे को जागृत करना है। हमें लगा कि हमारी सृजनशीलता टीचर अम्मा व हयात साहब की सामाजिक सृजनशीलता उच्च स्तर पर पहुंचती है। हमारी ज़िंदगी से उनकी ज़िंदगी जीवन का आदर्श महान लगता है। हमें हयात साहब व टीचर अम्मा से बहुत ही सीख मिली, जो हमें साहित्यिक उन्नति को बढ़ाने में सहायक हुआ। अरे मैं भी कहाँ से कहाँ चला था हुसैन साहब के बारे में बताने, परंतु हयात व साहब व टीचर अम्मा को गौरव जाता रहा। यह अब मैं उनके बारे में क्या बताऊं। वे ही मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। शाम का समय, स्कूल छूटा, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। कम धूप हो गई थी, ठंड भी नहीं थी। इस प्रकार से ग्रामीण जीवन, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा अवलोकन दृष्टि ही अलग है। टीचर अम्मा बच्चों का खेल बड़े ही आनंद से देख रही थी। मुझे प्रकृति के अवलोकन से अधिक बच्चों के खेल से खुश होने वाली टीचर अम्मा के मंद मुस्कान चेहरे को देखना ही अधिक भला लग रहा था। हुसैन के पास आने पर उसका चेहरा बड़ा ही आकर्षणीय लग रहा था। मोटरसाइकिल भी नहीं थी। हमारे देखने पर भी अनजान सा बना। मुझे इससे बड़ा दुख हुआ। मैंने इस खेत से आने का प्रयत्न किया। हुसैन चलते हुए सहसा रुककर अभी आया कहा। मुझे और भी खेद हुआ। मेरी इस भावना को शायद टीचर अम्मा भाप गई। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। तब हुसैन ने कहा, आप अंदर आए, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनना, परंतु आपसे पहले इसे टीचर अम्मा को बताना है। मैं टीचर अम्मा को धन्यवाद देते हुए उनके पास गया। हुसैन की खुशी देखकर टीचर अम्मा ने पूछा, क्या आज किसी को फांसी होने वाली है? इस प्रकार पूछने का कारण भी था। हुसैन को यह काम करने में बहुत खुशी होती थी। इस अवसर को पाने का वह बहुत खुश होता था। इसी का अंदाज आज महसूस हुआ। मृत्युदंड अर्थात दूसरों के मौत का कारण बनना था। उसकी भावना यही थी कि ऐसे नीचों को फांसी देना एक पुण्य का काम है। इसीलिए आपको मालूम वह क्या करता था। ऐसे कामों को करने पर उसे जो बख्शीश इनाम मिलता वह टीचर अम्मा खुला कर देता। वह कहता था कि इसे किन्हीं गरीब बच्चों के फीस भरने, किताब खरीदने, कपड़े खरीदने में उपयोग में लगा दे। इन बातों को जानकर ही टीचर अम्मा ने यह प्रश्न किया, परंतु उसके मुंह से जो उत्तर निकला वह दूसरा ही था। अरे क्या कहना, फांसी लगाने का काम कभी कभार ही मिलता है, और आज की घटना तो निराली ही थी। हुसैन ने कहा, तुम्हारा काम ज़्यादा होने के लिए ही कोर्ट से फांसी की सज़ा अधिक होना है क्या? टीचर अम्मा ने परिहास से कहा, बकाया काम पूरा होने पर ही हमारा काम अधिक हो सकता है। इस पर फांसी देने वाला व्यक्ति मैं अकेला ही हूँ। साथ ही आज हमें अच्छा गौरव भी प्राप्त हुआ। हुसैन मिलते सुनकर हमें अचरज हुआ। गौरव मिलने का मतलब क्या? हाँ, यहाँ कोई व्यंग तो नहीं था, दुख था या और कुछ था? सोचने लगी। उसने तो साधारण सी बात कही थी, परंतु हमारी सोच तो अलग दृष्टिकोण लिए हुए थी। सोच ही अलग थी। तभी टीचर अम्मा ने सहज रूप से पूछा, क्या आई? कैसी मर्यादा? किसके द्वारा? अब यह कि टीचर अम्मा का
दृष्टिकोण व मेरा दृष्टिकोण अलग था। उनमें बुद्धि के बजाय भावना काम कर रही थी, मेरे में भाव के बजाय बुद्धि जागृत हुई। कुवेंपु का भाव बुद्धियों के सम्मिश्रण, विद्यु, आलिंगन पंक्तियां याद आई। मेरे विचार काव्य मीमांसा की ओर दौड़ने से रोक रहे थे। साधारण मानव के रूप में सुनना चाहिए। साहित्य को पीछे छोड़े बिना हुसैन से उत्तर सुनने लगा। आज मैंने फोटो खिंचवाया टीचर अम्मा। ओह, यह कौन सी बड़ी बात हुई, मन में सोचा। तभी टीचर अम्मा ने पूछा, कहाँ निकलवाए, किसके साथ खिंचवाया? राष्ट्रपति के साथ टीचर अम्मा। राष्ट्रपति के साथ? हुसैन बहुत ही खुशी से कहने लगा। खुशी से टीचर अम्मा का मुख जूही के फूल के समान खिल उठा। अच्छा, फोटो कहाँ है? पूछा। फोटो का समूह था, सबके साथ तुम भी खड़े हुए थे। मैंने सहज भाव से पूछा, अगर सबके साथ खड़े होकर निकलवाता तो इतने गर्व व खुशी से क्यों कहता? चुप ही रहता, अकेले। हाँ, यह भी ठीक ही है। मुझे पता था कि तुमने अकेले में ही खिंचवाया होगा, नहीं तो इतनी खुशी से ना कहते। टीचर अम्मा के कहने पर मुझे लगा कि उनकी बुद्धिमत्ता हमारी साहित्यिक दृष्टिकोण से ऊंची थी। टीचर अम्मा के इतने पूछते ही हुसैन ने विस्तार से बताया कि आज राष्ट्रपति जेल निरीक्षण करने हेतु आए थे। वहाँ पर कैदियों के साथ बातचीत की, अंत में फांसी स्थल पर पधारे। वहाँ पर हुसैन ने उस खंबे को दिखाकर उस दृश्य का एक मानचित्र प्रदर्शित किया। इससे प्रसन्न होकर राष्ट्रपति ने अपने पुष्प गुच्छ को हुसैन को दिया। हुसैन इससे संतुष्ट न होकर कहा, मैं आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। इस पर बाकी अधिकारीगण क्रोधित हुए, परंतु राष्ट्रपति ने उन पर गुस्सा किया और कहा, आ जाओ मेरे पास, खड़े हो जाओ। फांसी के खंबे के पास खड़े होकर राष्ट्रपति के बगल में खड़े होकर हुसैन ने फोटो खिंचवाया। तो आज के लिए इतना तक दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो आप वॉच करते रहिए, देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।